आंचल कैसी हो? माधुरी कैसी हो? आवाज आ रही? आंचल और माधुरी, किरण। गुड इवनिंग माधुरी, कैसी हो? हाँ आंचल, कहाँ हो बेटा तुम? आवाज आ रही? नहीं ओके। कहाँ हवा में कहाँ कैमरा कर देती हो तुम लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसी चली पढ़ाई? बहुत दिन से तुमको सवाल ववाल नहीं करी हो, क्या हो गया? पढ़ाई बंद कर दी हो क्या? हाँ सर, पढ़ नहीं पा रहे थे। काहे, क्या हो गया? वो घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे इसीलिए अरे बाप रे, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तुम लोग के कैसे इतने सारे गेस्ट आ जाते हैं? हम लोग यहाँ तो कोई नहीं आता, हमारे यहाँ तो। तुम लोग इतने इतने दिन तक गेस्ट आके रुक जाते हैं, ऐसे कैसे? तुम लोग बहुत अभी हॉस्पिटल। चले गए हैं सर, अभी चले गए वो। तो अभी अब से पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। तुम लोग बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हो क्या? कैसे इतने सारे गेस्ट आ जाते हैं तुम लोग यहाँ? हम्म पढ़ लो, अब तो एक हफ्ता महीना बचा है, अभी ये हाँ तो सर। सर दिवाली में। कब से स्टार्ट हो रहा है सर रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। किया नहीं तुम आज लोगों से ने? शुरू हो गया है? हम्म अच्छा। ट्राई नहीं मुझे किया भी तुम लोगों करना ने? होगा। सर मैंने तो किया ही नहीं। अच्छा ट्राई करो, आज से हाँ शुरू करती हूँ सर रजिस्ट्रेशन। आज। क्लास के हम्म बाद करती हूँ। हाँ, क्लास के बाद कर लो, सर कल कर लो दोपहर का अभी। शिफ्ट करें ना? हाँ दोपहर वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? ठीक है। पास हो जाना बेटा, जब मेहनत कर लेना जम के एक महीना। हाँ सर, अब तो कोई अब क्लास बंक भी नहीं होगा और सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करेंगे अभी। और क्वेश्चन भी हम्म पूछेंगे। हाँ क्वेश्चन भी पूछो, एक महीना पढ़ लो, पास कर लो, जी ठीक है। सर। जी सर जी। बिल्कुल। चलो, तुम्हें अकेली रह रही हो वहाँ सहारनपुर में? फैमिली रह रही तुम्हारी? नहीं, हस्बैंड के साथ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है फिर। चलो, जी। कैसे हैं श्वेता मैडम? गुड इवनिंग, कैसे हैं? इस किरण कैसी हो? ठीक हो? पढ़ाई? पढ़ाई चल रही? वॉल्यूम बहुत कम है? अच्छा। यार स्पीकर तो फुल है यार। अब कुछ बड़ी अब कुछ बड़ी आंचल वॉल्यूम। नहीं बढ़ी यार, तुम्हारे में कम होगी यार, यहाँ तो ठीक है, बाकी सबको वॉल्यूम ठीक आ रही है। बाकी सबको वॉल्यूम ठीक आ रही है। बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है, वॉल्यूम ठीक है बाकी सबको? हम्म। तुम थोड़ा बढ़ाओ आंचल अपनी आवाज, उधर से वॉल्यूम। हाँ श्वेता, कहाँ हो?
चलो, मॉड्यूल सी की जो है आज हम लोग क्या उठाएंगे, मॉड्यूल सी के न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। ठीक है, मॉड्यूल सी में क्या क्या है, देखो मॉड्यूल सी में कहाँ कहाँ से श्वेता तुम कहाँ कट रही हो बेटा बार बार। मॉड्यूल सी में देखो कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे। देखो मॉड्यूल सी में हमारे 5 चैप्टर हैं। ठीक है, ट्रेजरी मैनेजमेंट में, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, फंडिंग एंड रेगुलेटरी, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव और ट्रेजरी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो इसमें क्या क्या सवाल आ सकते हैं। एक सवाल तो तुम्हारे जो सबसे प्रोमिनेंट सवाल आते हैं वो किस चीज के आते हैं, वो आते हैं तुम्हारे ऑप्शंस के। ठीक है, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, इसके सवाल आते हैं, सीआरआर, एसआर, इसके सवाल आते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, देन एएलएम से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। तो हमको ये तरह के जो सवाल हैं वो हम लोगों को इसमें सॉल्व करना है। फिर हम लोग उसमें मॉड्यूल डी में जाएंगे तो उसमें जो देखेंगे कि कैसे सवाल करने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मॉड्यूल सी के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, कल हम लोगों ने ये सब लगाए थे सवाल। ठीक है, हम्म, हम्म, चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखें सब लोग, इस क्वेश्चन को नोट करें, इस क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 ये मॉड्यूल सी का सवाल है, स्वैप से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, जरा सवाल नोट कीजिए। सवाल ये है कि एक बैंक बोरो कर रही है यूएस डॉलर में 3 मंथ के लिए 3% पे, और उसको स्वैप करती है आईएनआर में 3 मंथ के लिए सीपी में 5% पे। द 3 मंथ प्रीमियम ऑन यूएस डॉलर इज 0.5%। व्हाट इज द मार्जिन लॉस जनरेटेड बाय द बैंक इन द ट्रांजेक्शन। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। स्वैप में क्या होता है, आप कहीं जहां आपको सस्ता मिल रहा है वहां से आपने बोरो कर लिया, और जहां महंगा मिल रहा है वहां आपने लगा दिया। ये काम ये इस ट्रांजेक्शन में हो रहा है। तो ये बैंक क्या कर रही है, देखो ये बैंक इसको यूएस डॉलर में जो है 3% पे मिल रहा है। डॉलर में कहाँ इसको कितना मिल जा रहा है, 3% पे मिल रहा है। तो ये वहां से बोरो कर ले रही है, और इंडिया में सीपी में लगा रही है ना, कॉमर्शियल पेपर किसी में भी लगा सकती थी। पॉइंट ये है कि 5% उसको मिल रहा है 3 महीने के लिए। वहां पे ब्याज कितना है डॉलर पे, 0.5%। तो बताओ कितना फायदा होगा इसको, तो कितना फायदा होगा इसका, कितना फायदा होगा। 3% ये कॉस्ट आई, और आधा परसेंट ये कॉस्ट आई, 3.5%। टोटल कॉस्ट उसको कितनी पड़ी, 3%। तो उसका तुम्हारा वहां पे उसको बोरोइंग कॉस्ट है। ठीक है, ओके, द 3 मंथ प्रीमियम ऑन यूएस डॉलर इज, और ये जो है बोरो किया है, और ये जो 3 मंथ प्रीमियम है, एक ये सवाल समझ में आया है सबको, सवाल समझ में आया है सबको, सवाल समझ में आया है। अब इसमें क्लास में थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहिएगा, स्लो रहेंगे तो ये सवाल फिर हो नहीं पाएंगे बहुत सारे, है ना। हम लोगों को मैक्सिमम सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक्टिव रहिए सब लोग। इसमें क्या सवाल कह रहा है, सवाल ये कह रहा है, सवाल तुमसे ये कह रहा है कि वो डॉलर ले लेता है 3% पे। ठीक है, और 3 महीने के लिए लेता है, और 3 महीने बाद डॉलर की वैल्यू 0.5% बढ़ जाएगी। तो टोटल टोटल कॉस्ट उसकी कितनी हो गई, 3.5%। और यहाँ सीपी में अर्निंग उसकी कितनी है, सीपी में अर्निंग उसकी कितनी है, 5%। तो नेट में उसको फायदा कितना हो रहा है, 1.5%। यही सिंपल सवाल है, यही सिंपल सवाल था ये। बात समझ में आया, बात समझ में आया। ये स्वैप का ट्रांजेक्शन है, उसने वहां पे यूएस में पैसा लिया, चलो हाँ ना लिखते रहेंगे सब लोग, यूएस में पैसा लिया और इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसमें सवाल और कैसा बन सकता है, इसमें सवाल और कैसा बन सकता है, देखिए इसमें सवाल कैसा बनेगा, इसमें सवाल कैसा बनेगा कि लेट्स से वो बोरो करता है 1 मिलियन यूएसडी। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, सब लोग लिखते जाएंगे, बोरोइंग कॉस्ट है 5%। 1 मिलियन यूएसडी बोरो कर रहा है, बोरोइंग कॉस्ट है 5%, और 3 मंथ के लिए। ठीक है, इंडिया में वो जी सेक में इन्वेस्ट करता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जहां पे उसको मिलता है
6%। इंडिया में इन्वेस्ट करता है जहां उसको मिलता है 6%। अगर जब उसने ये बोरो किया था तब यूएस डॉलर का रेट $1 इक्वल टू 60 था, और 3 मंथ बाद का जो प्रीमियम है वो 10 पैसे है। तो बताओ इस ट्रांजैक्शन में फायदा हुआ कि नुकसान? बात समझ रहे हैं? 3 मंथ बाद का जो प्रीमियम है वो 10 पैसे है। तो बताओ इस ट्रांजैक्शन में फायदा हुआ कि नुकसान? ये सवाल कितनों को समझ में आया वो बताओ? कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आया सवाल? सिंपल, वो 1 मिलियन USD बोरो कर रहा है, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट है 5%, इंडिया में जीसेक में लगाता है 6% में। सवाल ये है कि कितना फायदा है नुकसान होगा। तो देखो वो क्या होगा। सबसे पहले तो उसने 1 मिलियन USD लिए हैं, 1 मिलियन USD पे वो 5% पे करेगा वहां पे, ठीक है। तो इसको ऐसे देखो, सबसे पहले हम उसको ऐसे सवाल को लिख लेते हैं। 1 मिलियन USD, 1 मिलियन USD कितना हुआ, है ना ऐसा। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, ये सबको पता है ना। 10 लाख, ठीक है। 10 लाख ही हो गए ना ये। 10 लाख, 10 लाख पे 5% कैलकुलेट करो 3 महीने के लिए, कितना होगा? 10 लाख पे 5% कैलकुलेट करो 3 महीने के लिए, कितना होगा? 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 3, 6, 5% डिवाइडेड बाय 4, 12,500, 12,500 होगा। तो ये बना तुम्हारा 3, ये बना तुम्हारा 10 लाख। ये हमने क्या जोड़ दिया, 12,500 प्लस 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख 12,500, ठीक है। 10,12,500, इतना उसको वहां पे करना है, इतना उसको वहां पे करना है, यूएस में पे करना है। इंडिया में जब उसने कन्वर्ट किया, इंडिया में जब कन्वर्ट किया तो कितने रुपए हो गए? 60 लाख रुपए। 60 रुपए का डॉलर 60 लाख रुपए हो गए। 60 लाख पे उसको 6% के हिसाब से 3 महीने में कितना ब्याज मिला वो कैलकुलेट कर लो। 60 लाख पे कितना ब्याज मिला वो कैलकुलेट कर लो, कितना वो कैलकुलेट कर लो। ये हो गया तुम्हारा 90,000। तो यहां उसकी अर्निंग कितनी हो गई? हाँ उसकी अर्निंग कितनी हो गई? 6 लाख, 60 लाख, 90,000। अब देखो यहां पे तुमको क्या करना है, यहां तुमको क्या करना है। पहले डॉलर का रेट था $1 इक्वल टू 60 रुपए। अब जब 3 महीने बाद वो कन्वर्ट करने गया तो $1 कितने का हो गया है? 60 रुपए 10 पैसे का। तो अगर 60 रुपए 10 पैसे का $1 है तो 60 लाख 90,000 कितने डॉलर हुए? अगर 60 रुपए 10 पैसे का $1 है तो 60 लाख 90,000 कितने डॉलर के बराबर हुए? ये तुमको निकालना है। ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 1/60.10 इंटू 60 लाख 90,000। तो कितना होगा वो? कितने डॉलर हो गए ये? 1,01,01,331 डॉलर, ठीक है। तो इसको मिले 1,01,331 डॉलर, और इसको वहां पे कितने करने हैं? 1,01,000, सॉरी 10,12,500 डॉलर, और ये कितने हुए? हाँ 10,13,000। कुछ हमने गलत किया है, एक हमने जीरो कम मारा है। 60,90,000 डिवाइडेड बाय 60.10, ये हमने गलत डाला क्या? 1 मिलियन, अच्छा ये हमने जीरो कम किए हैं क्या? ये करोड़ में हो जाएगा मेरे ख्याल से, सॉरी। ठीक है सॉरी।
10 लाख था ना, तो 60 लाख नहीं होगा, ये 6 करोड़ हो जाएगा। ठीक, 6 करोड़ का 9 लाख हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे, हाँ, 12,500 कैसे आया? अरे, 12,500 ऐसे आया ना बेटा। तुम्हारे ये कितने थे, 60 लाख, कहाँ गया? 1 लाख डॉलर पे 5% का रेट था ना वहां पे। तो 1 लाख डॉलर, 1 लाख मतलब 1 मिलियन था, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख पे 5% निकालो, 3 महीने का कितना आया? कितना आया? 10 लाख, ठीक है, 5%, 3 महीना, तो तुम्हारा ब्याज कितना हो जाएगा? 12,500। तो तुमको वहां कितने रुपए देने हैं? 10,12,500। इतने रुपए तुमको वहां यूएस में देने हैं, चुकाने कॉस्ट। और यहाँ जो है, ये हमने 60 लाख लिख दिया, ये 6 करोड़ होगा। तो 6 करोड़ का जब तुम 3% निकालोगे, ये 10 उसको करोगे ना, 1 मिलियन को 60 से कन्वर्ट करोगे, तो 10 लाख को 6 से, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा तुम्हारा 6 करोड़। 60,000, 6 लाख, 60 लाख, 6 करोड़। ये हुआ तुम्हारा 6 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। ये तुम्हारा बन रहा है 9 लाख। 9 लाख, तो 6 करोड़, 6 करोड़ प्लस 9 लाख, 60,000, 6 लाख, 60 लाख। ये तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा आंसर होगा। 1, 2, 3, 4, 5 जीरो हैं, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, 5 जीरो आएंगे। तो ये तुम्हारा अल्टीमेटली बनेगा 10,13,311। तो यहां तुम्हारी कमाई हो रही है 10,13,311, और वहां तुमको कितना देना है? 10,12,500। तो अगर ये ट्रांजेक्शन वो करता है, 10,13,311 माइनस 10,12,500, तो वो नेट में $811 के प्रॉफिट में रहेगा। बात समझ में आया? तो यानी इस स्वैप ट्रांजेक्शन में उसको एंटर करना चाहिए, उसको नेट में $811 का फायदा होगा। क्लियर है? ये सवाल क्लियर था? ये सवाल क्लियर था कि कैसे $811 आया? हाँ ना बताते चलिए सब लोग, ऐसे सो के मत चलिए। स्लो के चलेंगे तो फिर सवाल ही नहीं हो पाएंगे। हम लोग के पास लिमिटेड टाइम ही है ना? लिमिटेड टाइम है हम लोगों के पास। क्लियर है? नहीं समझ में आया? अरे क्यों नहीं समझ में आया? अब इतना लास्ट में खत्म होने के बाद पूछ रही हो नहीं समझ में आया? ऐसे आखिरी पूछोगे तो कैसे समझ में आएगा? यस क्या हीरल, यस क्या होता है? आया कि नहीं आया? हाँ बेटा, सिंपल डॉलर निकाले ना वहां पे। उसने वहां पे क्या सवाल, क्या था सवाल? इसी तो कल कहा था, सवाल पढ़ लो पहले। देखो उसने क्या कहा था, 1 मिलियन USD बोरो किया था, बोरिंग कॉस्ट 5% थी। 3 मंथ यूएस डॉलर कितने का था? 3 मंथ के लिए यूएस डॉलर तब था $1 60 का। इंडिया में वहां उसने इन्वेस्ट कर दिया 6% पे। तो पहले तुमको वहां की 3 महीने कॉस्ट निकालो, देन यहाँ पे जो 3 महीने का रिटर्न है वो निकालो, और 3 महीने बाद जो प्रीमियम है वो बढ़ गया है 10 पैसे। ठीक है, तो उसको उस रेट से कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद देखो कि फायदा हुआ कि नुकसान आया। चलो आगे देखेंगे, आगे सवाल देखेंगे। नोट करते जाओ, जिसको नहीं आया वो सवाल नोट करते जाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कौन करेगा? उसमें अलग ही दे दे रहे हैं हम, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन करेगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 6 करिए, क्वेश्चन नंबर 6 करिए जल्दी, 2 मिनट में, 2-3 मिनट में सवाल करिए। ये रखिए कि 2 मिनट के अंदर हमको सवाल करना है। वैसे तो 1 ही मिनट होते हैं आपके पास, वहाँ ये करिए कि 1 मिनट के अंदर हमको सवाल सॉल्व कर लेना है। करिए, देखिए किसी को आता है? करिए क्वेश्चन नंबर 6 1 मिनट के अंदर।
किसी का आया? 2 मिनट हो गए सवाल को, किसी का नहीं आया? 2 मिनट हो गए सवाल को। बताइए बताइए भाई। ऑन एन एवरेज आपका सवाल आंसर 1 मिनट में आना चाहिए, है ना? 1 से 1.5 मिनट में। प्राइस 6,000, 3,000, सेल 10,000, प्रॉफिट 1,000। 1,000 प्रॉफिट। देखिए आंसर क्या है। आंसर है 3। बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर्षलता मैडम बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रांजलि वेरी गुड, बढ़िया विनय सर। बाकी लोग, बाकी लोग भाई पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे कैसे आएगा? बहुत सारे सवाल करने हैं अभी तो हम लोगों को। क्या हुआ? बाकी लोग हाँ ना नहीं आए अभी तक? 1 मिनट और है, करिए। क्या हुआ भाई बाकी लोग? क्या हुआ, आंसर आया नहीं आया? कहाँ हो भाई बाकी लोग? स्मृति, चानू, क्या हुआ तुम लोगों के? श्वेता, आयुषी, तनु, हीरल, क्या हुआ तुम लोगों का? माधुरी, आंसर ही नहीं निकाल पाए तुम लोग अभी तक? आगे दूसरा क्वेश्चन करो भाई। तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? एक ही क्वेश्चन में अगर 10-10 मिनट लगाओगे तो थोड़ी कर पाएंगे हम लोग। एक क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर होना चाहिए। हम्म। कहाँ वो नहीं हो? प्रांजलि तुम्हारा आउट हो रही हो क्या? क्यों नहीं बता रही हो? नहीं, प्रांजलि तो बता दी है। हाँ हाँ सॉरी बच्चा, गलती हो गई। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो 8। अ बैंक हैज डिपॉजिट वर्थ रुपीज 2 लाख करोड़। द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस इज 10%। SLR टू बी मेंटेन बाय बैंक इज 22%। What is the effective cost to deposit? What is the effective cost to deposit? ठीक है, उसमें वो ये कह रहा है 11.36 क्या है, 12 पे 80। इसमें वो कह रहा है तुम्हारा 22% तो चला गया, बचा कितना? 78। 10 by 0.78। ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि एक बैंक है, जब सवाल ये वाला देखिए। बाकी लोग नहीं निकाल पाए तुम लोग? आया नहीं अभी तक? एक तो बोलो भाई हाँ या ना बोलो, वरना तुम लोग ऐसे करोगे तो मजा नहीं आएगा क्लास में। फिर तो जो है ना वो वन वे रह जाएगा। हाँ ना, इतना इतना लेट कर रहे हो, क्यों नहीं आया बच्चे? मेहनत नहीं की हो क्या? सवाल नहीं देखी क्या? हम्म। बाकी लोगों का भी नहीं आया? अच्छा, बाकी लोगों का? शानू, आंसर आ गया? अच्छा ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। जितने लोगों का 2 मिनट बाद नहीं आया करे वो ना लिख दें, नो लिख दें कि उनका नहीं आया।
करना आया, समझ में नहीं आया, वरना मैं कैसे पता चलेगा? 2 मिनट का सवाल करने हैं, हर मिनट सवाल। एक बैंक का डिपॉजिट है 2 लाख करोड़ का, इंटरेस्ट रेट है 10%, एसएलआर है 22%। तो ये इफेक्टिव कॉस्ट क्या है डिपॉजिट की? तो जब भी ऐसे सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक्चुअली क्या करना चाह रहा है वो, इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कितना डिपॉजिट है। उसमें क्या है, हमारे पास 2 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, ठीक है, हम इस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट हमारा क्या है, इसमें से 22% हमारा एसएलआर में चला जा रहा है, मतलब वो पैसा हम लेंड नहीं कर सकते। तो एक्चुअली अगर हमारा 22% अगर हमारा एसएलआर है, ठीक है, देखो अगर मेरा 22% एसएलआर है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 100 रुपए मिलते हैं तो मैं 22 को तो लोन नहीं दे सकता, तो मैं रिमेनिंग कितने को दे सकता हूँ? 78 को ही। तो मुझे इन 78 पे 10% का ब्याज मिल रहा है। इन 78 रुपए पे मैं 10% का ब्याज दे रहा हूं, मैं, है ना, मैं 2 लाख का ब्याज दे रही ना। तो अल्टीमेटली मुझे नेट में ब्याज का रेट कितना हो गया? 10/0.78। तो कितना आएगा? 12.82। तो एक्चुअली जो बैंक आपको 10% रेट दे रही है, एक्चुअली बैंक को कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कितनी पड़ रही है? 12.82 की, क्योंकि उसको 22 रुपए तो वो लेंड आउट ही नहीं कर सकती, उस पर तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये 78 पे उसको 10% देना पड़ रहा है। ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? हाँ ना, जल्दी से हाँ ना बोल, लिखते रहें, लिखते रहिए। ठीक है, चलो। चलो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, याद है क्या? बॉन्ड वाला कुछ कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 13 कौन बताएगा? फाइव पॉइंट सिक्स गुड मैडम। तो हाँ, कैसे किया, कैसे किया? तनु ने कह रही है 5.6। गुड तनु। ये कौन आ गया लाइन पे? हाँ, कैसे करेंगे इसको? सिंपल है, करंट यील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो हमारा कूपन है, कूपन कितना हो जाएगा? 70 डिवाइडेड बाय 125। 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 70 डिवाइडेड बाय जो हमारी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है, तो कूपन डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, दिस विल गिव अस करंट यील्ड। तो 70/125 कितना हुआ? 5.6। गुड गुड। चलो, चलो आगे। ये तो हम लोगों ने करा ही था कल, सवाल है ना, मेच्योरिटी मिसमैच वाला। चलो ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलो, एक कॉन्सेप्ट है वार का, बताया था, वैल्यू वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क बताया था। हाँ, वार निकालने का फॉर्मूला बताया था।
बताया था, कुछ याद है? वार क्या होता था? वार क्या होता है, कौन बताएगा? वार क्या होता है? वार क्या होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा वार क्या होता है? भाई खुद से इनिशिएटिव लीजिए, तब मजा आएगा क्लास में, वरना तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा तेजी से एक्टिव होके क्लास में सॉल्व करिए। क्या होता है वार? वर्स्ट केस सिनेरियो अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, गुड। वर्स्ट केस सिनेरियो अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन इज वार, गुड आयुषी। तो वार क्या है? अब देखिए इसमें सवाल क्या है, वर्स्ट पॉसिबल मूवमेंट रेट, मतलब सिंपली वर्स्ट सिनेरियो जो है नॉर्मल मार्केट कंडीशन में, उसको वार है। अब जरा सवाल देखो क्या है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक बैंक है, उसका जीसेक पोर्टफोलियो है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो है, जिसका 100 डे वार है 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे है 4%। तो बताओ वर्स्ट केस सिनेरियो ओवर 50 डेज क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो ओवर 50 डे क्या होगा? तो 100 डे का वार दिया है, तो क्या हम 50 डे का वार निकाल सकते हैं क्या? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एनडे वार इक्वल टू वन डे वार इंटू रूट एन, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ 100 दिन का वार दिया है, तो सबसे पहले हम एक दिन का वार निकाल लें, एक दिन के बाद से फिर 50 दिन का निकाल लेंगे। तो 100 दिन का वार कितना है हमारा? 100 दिन का वार है मेरा 4%। देखिए ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नुकसान कब होगा? इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए तब, या इंटरेस्ट रेट नीचे आए तब? कब नुकसान होगा बताइए? अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आपके पास बॉन्ड्स हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो फायदा है, या इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तो फायदा है? कब है फायदा, कब नुकसान या फायदा है, बताइए? जी बताइए। बहुत आप लोग यार या तो स्लो हो, या आप लोग बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो। बिल्कुल मजा नहीं आ रही है आप लोगों को पढ़ाने में। बिल्कुल आप लोग जो है बेकार हो। कोई एक्टिव नहीं, कुछ पता ही नहीं है, जैसे बिल्कुल जो है कहा भी है कल पढ़ के आओ, तब भी जो है क्या होगा इसका? अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे फायदा है या नुकसान है, क्या है? भाई ऐसे कैसे पढ़ाएंगे कि दीवारों को पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे? किसी को नहीं आता? बताओ हीरल, आयुषी। शानू तुम कुछ पढ़ती लिखती हो कि ऐसे ही आ जाती हो क्लास में खाली? शानू भाई नहीं, प्रांजलि। बढ़ने से क्या होगा? बढ़ने से क्या होगा हीरल? नुकसान की फायदा? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फायदा होगा। वाह, बहुत बढ़िया। बाकी लोग? तुम आंसर ही निकाल दी सीधे। जो सवाल पूछा वो तो बताओ। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो नुकसान होगा ना। बॉन्ड का और बॉन्ड प्राइस का और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशन है, ये पता है कि नहीं पता है? क्यों नहीं बताते तुम लोग? सब क्लास में शांत क्यों? अगर ऐसे करोगे हम क्लास नहीं करेंगे, हम कोर्स खत्म करा देंगे, तुम लोगों के ऊपर छोड़ देंगे। हम यहाँ पागलों की तरह तुम लोगों के साथ मेहनत कर रहे, तुम लोग जो बुत बने बैठे हो। हम कोई ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्लास नहीं चलाएंगे। वो खत्म कर देंगे अपना कोर्स, तुम लोग अपना पढ़ो, पढ़ो या मरो। बैठे हो आराम से, कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, बिल्कुल ही डब्बा। हम क्या हुए हैं पागलों की तरह अपने आपसे बात करने के लिए आए हैं?
पढ़ के आया करिए, क्लास में मेहनत करना कीजिए। खाली टीचर पढ़ता रहेगा क्या आप लोगों के लिए? तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमको नुकसान होगा। तो हमको वो सिनेरियो निकालना है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो हमको 100 डे का वार पता है, हमको 50 डे का वार निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? एन डे वार इक्वल टू 1 डे वार। तो 100 डे का वार कितना है? 100 डे का वार है 0.4। 4% है तो उसको 0.4 नहीं, 0.04, यही हुआ ना? तो 1 डे वार कितना हो जाएगा? 1 डे वार इंटू 10। 100 है ना, तो √100। 100 डे वार है ना, एन डे वार मतलब हमने 100 डे वार निकाला है ना। तो 0.04 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू 1 डे वार। वो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 0.04 डिवाइडेड बाय 10। ये तुम्हारा आ गया 1 डे वार, हो गया हमारा कितना? 0.4 होगा, क्यों बच्चा? कितना है परसेंट? 4% है ना बच्चा। और एट 99% कंडीशन 4% और व्हाट द फर्स्ट केस सिनेरियो 5%। 4% कितना हुआ तुम्हारा? 4/100। 0.004 ही तो हुआ, 0.4 थोड़ी होगा बच्चा, यही तो होगा ना, 4/100। हाँ, तो 1 डे वार हो गया तुम्हारा, 1 डे वार हो गया तुम्हारा 0.04 डिवाइडेड बाय 10। कितना हो गया? 1 डे वार हुआ तुम्हारा 0.004। तो 50 डे का वार कितना होगा? 50 डे वार होगा हमारा, 50 डे वार होगा 0.004 इंटू √50। करो कितना होगा? ये आएगा तुम्हारा 0.0282। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.82%। तो 2.82% इंक्रीज इन द नेक्स्ट 50 डेज, ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। ये क्लियर हुआ सबको? ये सवाल सबको क्लियर हुआ? ये सवाल सबको क्लियर हुआ क्या था ये? हाँ ना बताइए, सबको क्लियर हुआ? जो यहाँ ना बता पाए वो ग्रुप में टाइप कर दे। हाँ ठीक है, चलो। जैसे प्रांजलि टाइप नहीं कर पा रहा है, विनय जी टाइप नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं टाइप कर पा रहे हैं वो वहां पे वो यहाँ कर दें। हाँ आयुषी क्या कह रही हो? सर, सर से क्या मतलब है? सर टाइप करके क्या बताना चाह रही हो? वो बेटा दोनों जगह एक ही है ना कॉन्फिडेंस लेवल, तो उसका हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। वो जहाँ जरूरत पड़ेगी वो वहां देखेंगे। अभी तो दोनों ही जगह 99% कॉन्फिडेंस लेना है ना हमें। यहाँ तो बेटा दोनों ही जगह 99 लेना है ना, यहाँ पे भी यूज नहीं करना है हमको। ठीक है, चलो 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 चलो। बॉन्ड हैविंग मैकॉले ड्यूरेशन ऑफ 8 years इज yielding 10% एट प्रेजेंट, व्हाट विल बी द मॉडिफाइड ड्यूरेशन? मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला याद है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला याद है? हम्म, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला याद है? कर पाएंगे? बहुत बढ़िया है आयुषी, बहुत बढ़िया। तो आंसर निकालो इसका। आंसर निकालिए, आंसर निकालिए। 7.27। बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयुषी, बहुत बढ़िया अंचल, गुड 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 गुड, गुड। चलो अगला। अब
गुड गुड गुड. A bond, good, Vinay, good. A bond having duration of 8 years is yielding percent as present. Good, Hiral, good. If yield increases by 0.60, what would be the impact on the price of bond? ये कौन बता पाएगा? ये किसी को तरीका याद है कैसे निकालना है? किसी को पता है कैसे निकालोगे? हाँ, कैसे निकालोगे? ये बहुत सरल है, ये बहुत सरल सवाल है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जब भी हमें मोडिफाइड ड्यूरेशन पता है, जब भी हमको मोडिफाइड ड्यूरेशन पता है, तो हमको सिंपली क्या करना है, जो भी परसेंटेज चेंज हुआ है प्राइस में, उसको मोडिफाइड ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना कर देना है. इससे हमको बॉन्ड प्राइस का एक्सपेक्ट प्राइस चेंज पता चल जाएगा. जो फिर से सुन लीजिए, जो भी मोडिफाइड ड्यूरेशन है, मैकॉले नहीं, मोडिफाइड, मोडिफाइड ड्यूरेशन से हमको यील्ड का परसेंटेज चेंज मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमको बॉन्ड के परसेंटेज चेंज का पता चल जाएगा. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें मोडिफाइड ड्यूरेशन पता है 7.27, हमको इसको 0.60 से मल्टीप्लाई कर देना है. अच्छा, यील्ड जो है इंक्रीज हुई है, तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? यील्ड इंक्रीज हुई है तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? क्या होगा? नीचे जाएगा. बहुत बढ़िया, गुड. फॉल, फॉल, गुड. तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा इसका आंसर? बॉन्ड प्राइस कितने से नीचे आ जाएगा? 7.27 इंटू 0.60, 4.36% से बॉन्ड का प्राइस फॉल हो जाएगा. आंसर होना चाहिए बी. 4.36% से बॉन्ड का प्राइस फॉल हो जाएगा. क्लियर है? ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड. चलो ये देखो, दो स्टॉक्स हैं ए एंड बी, इनका निगेटिव कोरिलेशन है 70%. ठीक है. पोर्टफोलियो ए में, एक पोर्टफोलियो जिसमें 100 यूनिट है स्टॉक ए की, और एक पोर्टफोलियो जिसमें 100 यूनिट है स्टॉक बी की. तो अगर स्टॉक प्राइस ए अप करता है 12-15%, तो पोर्टफोलियो पे क्या असर होगा? कोई इसको सॉल्व कर पाएगा? सिंपल मैथमेटिक्स है ये, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल मैथमेटिक्स है. कोई सॉल्व पाएगा ये? सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई सॉल्व कर पाएगा? कोई कर पाएगा इसको? हाँ भाई, कौन कर पाएगा? नहीं आया? देखो, 2 मिनट का टाइम दिया करो अपने आप को कि 2 मिनट में निकालना है. क्या टाइम देना है अपने को? 2 मिनट. 2 मिनट में हमको निकालना है सवाल.
क्या भाई इतना क्या टाइम लगा रहे? कोई नहीं, एक भी नहीं? हिरल कह रही है गेन ऑफ 750। चलो देखो आंसर है क्या। नहीं हिरल, लॉस ऑफ 90 आ रहा है। कैसे की तुम? कैसे की? बाकी कोई? बाकी लोग जल्दी बताओ भाई। क्या नहीं नहीं आया बाकी? 90 का लॉस आयुषी का निकला है, बहुत बढ़िया आयुषी। दो स्टॉक है उनका निगेटिव कोरिलेशन है 70% का, पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक हैं ए के। तो चलो देखो कैसे होगा ये। ए के कितने स्टॉक हैं? 100 यूनिट। प्राइस कितना है ये? 50। और बी के कितने हैं? बी के हैं हमारे 100 स्टॉक हैं, प्राइस है 80। ठीक है, इसके 100 स्टॉक हैं, प्राइस है 80। अब ये इसका प्राइस बढ़ गया, ए का प्राइस बढ़ गया कितना? इफ द प्राइस ऑफ स्टॉक ए मूव्स अप बाय 15%। ठीक है, तो प्राइस स्टॉक का मूव अप किया है 15%। तो यानी कि 50 का 15% कितना हुआ? 7.5। यानी 50 का 115, नया प्राइस हो गया 57.50। यही तो हुआ। तो यहाँ पे कितने का फायदा होगा? 7.50 इंटू 100। 750 रुपए का गेन हुआ ए पे, ये 750 है, इस पे गेन है। और इन दोनों के बीच में निगेटिव कोरिलेशन है, तो अगर ये 15% ए बढ़ेगा तो 70% वो नीचे डाउन जाएगा। यानी 15 का 70%, 15 का 70% कितना हुआ? 10.5%। 10.5% जो है ये नीचे आएगा, 10.5% ये नीचे आएगा। ठीक है, यानी 80 का 10.5% कितना हुआ? 8.4, यानी कि -80। यानी 8.4 का इस पे नुकसान होगा, यानी 840। 8.4 का इस पे हज पर शेयर नुकसान है। तो 8.4 इंटू 100 कितना हो गया? 840। तो 840 का इस पे नुकसान होगा। तो नेट में क्या होगा? 840 का नुकसान हुआ, 750 गेन हुआ। तो नेट में क्या होगा? नेट में 90 का लॉस हुआ। कितना सरल सवाल था, आप लोग कर नहीं पाए? कितना सरल सवाल था। हम्म, कितना सरल सवाल था, नहीं कर पाए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़िए। आया समझ में तनु? तनु आया समझ में? चलो चलो, व्हाट वुड बी द इशू प्राइस ऑफ ए सीपी। देखिए ये जितने कॉमर्शियल पेपर होते हैं ये सब डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, है ना। कॉमर्शियल पेपर हैं, बॉन्ड हैं, ये सब कई बार ये लोग डिस्काउंट, स्पेशली जो सीपी है वो तो हमेशा डिस्काउंट पे इशू होती है। ठीक है, और डिस्काउंट पे इशू होके मतलब 100 रुपए की अगर सीपी है तो वो हो सकता है 90 पे इशू हो, 80 पे इशू हो, और आपको मैच्योरिटी पे उसकी फेस वैल्यू मिलेगी। तो 100 रुपए की सीपी मान लो 90 पे आपको मिलती है, यानी कि 1 साल बाद वो आपको 100 रुपए दे जाएगी। तो ये जो 10 रुपए है ये आपका गेन है। तो वो यही पूछ रहा है कि व्हाट वुड द इशू प्राइस ऑफ अ सीपी, है ना, कितने पे वो मिलेगी। इसको कैसे करना है जरा इसको देख लीजिए। इसमें क्या है, यहाँ पे 11% लिख दी, यहाँ पे 10% लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 11 के हिसाब से किया। मान लो अगर 10% भी है तो इसको कैसे करेंगे, देखो 100 का है उसमें ब्याज कितना है। इसमें इन्होंने जो है ईयर्स नहीं दिए हैं, इन्होंने 1 ही साल का दिया है। ठीक है, तो मान लो जितने का भी है आपका, वो जितने का भी है, क्या हीरल 840 कैसे बेटा? 70% का वो है ना उसमें,
देखो तुम्हारा 70% का है ना, तो अगर वो 15% बढ़ा है तो वो 70% डाउन होगा, मतलब 10.5 रुपए डाउन होगा, 10.5% डाउन होगा। बी का शेयर 10.5% डाउन होगा, तो 80 का 10.5% करो, कितना होगा? 80 का 10.5% करो, 8.4। इतने का वो शेयर नीचे आ जाएगा। 80 का शेयर 8 रुपए 40 पैसे नीचे चलेगा, तो 8 रुपए 40 पैसे नुकसान हो गया। तो ये जो सीपी वाला हम बता रहे हैं, सीपी जितने पे भी आपकी सीपी इशू हो रही है और जितना भी उसका ब्याज है, उससे आपको सिंपली उसको डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो इसमें 10% है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये सीपी आपको इशू होगी 90.90 पे। और यहाँ पे जितने पीरियड के लिए इशू होती है सीपी, उसको यहाँ पे पीरियड टाइम दे देना है। मान लो सीपी 3 साल के लिए होती तो आप 3 कर देते, 2 साल के लिए होती है 2 कर देते। तो सिंपल ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, चलो मैडम वो दिया है ना 10% आपको वहां पे। अरे नहीं बाबा, यहाँ दिया है ना इंटरेस्ट रेट 10%। अगर यहाँ पे 9% होता तो 100/9 कर दो, 100/0.09 कर दो। 8 होता तो 100/0.08 कर दो। जो भी होगा, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, उससे सिंपली डिवाइड कर देना है। ठीक है, समझ गए? हाँ ना? ये 10% तो 10 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 11 हो 11 से कर देना, 12 हो 12 से कर देना। 0.10 नहीं करना है। अरे मैडम, जब भी कोई रेट लेते हैं ना, तो उसको ऐसे करते हैं, 1+R करते हैं। 1+R। अरे बाबा, बॉन्ड में नहीं किया था तुम लोगों ने? बॉन्ड में डिस्काउंटिंग नहीं की थी? 1+R होता है, आर नहीं होता है कभी खाली। तुमको 1 साल बाद की चीज पता करनी है ना। तो अगर तुमको 1 साल बाद हम पूछे कितना तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी, 10% अगर ब्याज है, तो क्या 1 साल बाद उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी? 10 थोड़ी हो जाएगी, 110 होगी ना। अगर आज 100 रुपए कोई चीज है और 10% ब्याज है, 1 साल बाद वो चीज कितने की हो जाएगी? 10 रुपए की। 10 रुपए की थोड़ी हो जाएगी, 110 की होगी ना। तो क्या किया है तुमने? 100 × 1+R, 1.10 ही तो किया है। तो जब मल्टीप्लाई में 1.10 करोगे, 1+R करोगे, तो डिवाइड में तो 1+R करोगे। पता है कि तुम लोग नर्सरी केजी पास हो गए तुम लोग। हम्म, आईबीपीएस भी पार हो गए तुम लोग। चलो 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 चलो, आगे चलो। चलो, ये देखो, ये वैसे ही सवाल आया है, टू स्टॉक। ये लिख लो सवाल, इसको घर पे सॉल्व करना। लिखो सवाल जल्दी, ये सवाल लिख लो, 30 नंबर। नोट हो गया? आगे बढ़े? चलो, हाँ भी आएंगे उस पे। 12 नंबर, 32 नंबर सवाल करो। 12% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज कोटेड एट ₹120। इफ इंटरेस्ट रेट गो डाउन बाय 1%, मार्केट प्राइस क्या होगा इस सिक्योरिटी का?
कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? देखो, जब इस तरह का सवाल आए, जब इस तरह का सवाल आए, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हमको मार्केट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमको उसने सवाल दिया है कि हमको मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो, जरा इसको ध्यान से समझिए कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। आवाज आ रही ना? हाँ। 12% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी है जो कोटेड है 120 रुपए पे, ठीक है, और उसका अगर इंटरेस्ट रेट 1% चला जाता है तो क्या उसका मार्केट प्राइस होगा? देखिए, करंट यील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, कूपन रेट इनटू 100 बाय मार्केट, करंट मार्केट प्राइस, हमको सबको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है? सबसे पहले हमको इसकी करंट यील्ड निकाल लेनी है। सबसे पहले हमको इसकी करंट यील्ड निकाल लेनी है, ठीक है। करंट यील्ड कितनी है? 10%। करंट यील्ड कितनी है? 10%। क्योंकि हमने वो कहा ना कि अगर कह रहा है इंटरेस्ट रेट नीचे चला गया 1% से, तो पहले इंटरेस्ट रेट तो पता चले कितना है। ये जो 12% है ये आपको कूपन रेट दिया हुआ है। इस सवाल में आपको कूपन रेट दिया हुआ है 12%, और आपको मार्केट वैल्यू भी दी गई है 120 रुपए। तो सबसे पहले अगर हमको इसकी यील्ड निकालनी है कि प्रेजेंटली यील्ड क्या है, तो यील्ड कैसे निकलती है? करंट यील्ड कितनी होती है? करंट यील्ड हो गया हमारा कूपन, कूपन हो गया हमारा 12 अपॉन मार्केट वैल्यू। तो करंट यील्ड मेरी निकल के आ गई 10%। अब वो कह रहा है कि यील्ड चली गई नीचे 1%, तो यानी अब नई यील्ड कितनी है? 9%। तो वो पूछा बताओ मार्केट वैल्यू क्या होगी? तो सिंपली मार्केट वैल्यू क्या होगी? जो प्रेजेंट वैल्यू है 120, उसको डिवाइड कर देना है हमको 1.09 से। तो 120 डिवाइडेड बाय 1.09, यानी, एक मिनट, 9% है, कितना है? ओके, हाँ, इसमें खाली 9 है ना आपका। ओके, अच्छा, ये 1200 है। ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकेंड। इंटरेस्ट गेट 9 इक्वल टू 12 इंटू, ओके, अच्छा 9% है, दैट इज 9%। तो 120 डिवाइडेड बाय 1.09, तो ज़्यादा क्यों आ रहा है? 120 ही है ना इसकी प्राइस। करंट यील्ड 10%, 12, 9, this goes down by 1%, that is 9%, 9% equal to, एक सेकेंड, तो करंट यील्ड हो गई मेरी 0.09, और हमको मिल रहा है 12 डिवाइडेड बाय, ठीक है। देखिए, सिंपल यहाँ पे हमने निकाला उसको 9%, हम कैलकुलेशन में गड़बड़ मार रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आ गया? 9, आपकी ईल्ड आ गई 9%। तो यही फॉर्मूला आपने वापस रख देना है कि अब हमारी ईल्ड है 9%, कूपन मेरा 12 है, तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगा? करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा मेरा 12 डिवाइडेड बाय 0.09। तो क्या निकल के आ गया? 133 पॉइंट जो भी। ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ है सबको? ये क्लियर हुआ है? हाँ, ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े?
आगे बढ़े। देखिए ये वाले फॉर्मूले हमको एक बार ये वाले फॉर्मूला नोट कीजिए। ये फॉर्मूला नोट करिए, ये फॉर्मूला नोट करिए। ये फॉर्मूला यूज होता है जब हमको ट्रेजरी बिल का प्राइस, ट्रेजरी बिल होते हैं जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं तो ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ट्रेजरी बिल 91 डेज के होते हैं, 182 डेज के होते हैं, 364 डेज के होते हैं। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स का यील्ड निकालने का फॉर्मूला ये है। ट्रेजरी बिल में अगर यील्ड पूछी जाती है तो उसका फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए सब लोग, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। यील्ड इक्वल टू 100 माइनस पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 365 बाय डी इंटू 100। डी है डेज रिमेनिंग टू मैच्योरिटी, डी है डेज रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। ठीक है, डी का मतलब होता है डेज रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। फॉर्मूला नोट कर लिया। तो इसी फॉर्मूले को रख के हमको आंसर्स निकालने हैं। देखिए क्या है, एनुअलाइज यील्ड पूछ रहा है ट्रेजरी बिल की जिसकी फेस वैल्यू है 100। तो हमको, आपको क्या मिल गया, हमको 100 माइनस, अच्छा ये तो अभी नहीं मिला, प्राइस नहीं मिला हमको, विद मैच्योरिटी आफ्टर 85 डेज, यानी कि डी मिल गया। डी है हमारा 85 और प्रेजेंट ट्रेडिंग हो रही है 98 पे, तो पी है 98। तो 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 365 बाई 85 इंटू 100। तो इससे हमारा आंसर निकल आएगा। इसको आंसर निकाल के रख लीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि अगर आपको ट्रेजरी बिल की यील्ड निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ट्रेजरी बिल की यील्ड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? गुड। ठीक है, चलिए चलिए कल हम लोग वापस करेंगे। कल हम लोग मॉड्यूल डी के सवाल भी सॉल्व करेंगे। ये सब जो सवाल है ना, रिस्क कैपिटल वाले और ये वाले, ये कल हम लोग कल देखेंगे। वाईटीएम वाले, पी बॉन्ड्स वाले, ये सवाल हम लोग कल फिर सॉल्व करेंगे। कल भैया फिर पढ़ के आइए, थोड़ा सा डल डल सा नहीं चलेगा। कल ऐसा डल डल सा नहीं कर चलेगा। कल हम लोग बॉन्ड्स पे, ड्यूरेशन पे, यील्ड पे और सवाल करेंगे। पीवीआईएफए जो कह रही थी आयुषी, ठीक है। कल हम लोग इसी समय मिलेंगे और पढ़ के आइएगा सी क्वेश्चन नंबर 35। हाँ ये तो बेटा कल बताएंगे ना पूरा। ये मॉड्यूल बी है, अभी हमने पढ़ाया नहीं है। रारोग और प्रॉफिट प्लानिंग का जो सवाल है उससे, ये जो भी चैप्टर एक बचा हुआ ना रारोग और प्रॉफिट प्लानिंग, उसका सवाल है ये। पर ये बता देंगे कल, ठीक है, ये कल बता देंगे। और ये जो है वाईटीएम वाले सवाल ये जो है कल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कल जब मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी दोनों के सवाल करेंगे, पढ़ के आइएगा, ठीक है। कल हम लोग बॉन्ड्स पे बहुत सारे सवाल करेंगे। बॉन्ड्स पे कल जो है ये सारे बॉन्ड्स वाले सवाल जो है कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, मेहनत करिए भाई, हम आपके साथ मेहनत कर रहे तो आप भी तो करिए ना, कैसे पास होंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं इसी समय 9 बजे, ठीक है। चलो टाटा।